समझते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि मैंने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम में मैंने कोई भी कोड लिखा। मान लीजिए 4 लाइन का कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इस कोड को मुझे आगे के प्रोग्राम में फिर से यूज करना है। फिर प्रोग्राम आगे बढ़ता है और यही 4 लाइन का कोड मुझे फिर से यूज करना है। एक दूसरा प्रोग्राम मैंने बनाया 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद। वहां पर भी मैं इन 4 लाइनों के कोड को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कैसे कर पाएंगे? एक बार मैंने कोई भी कोड लिखा, मैं चाहता हूँ उस कोड को मैं उसी प्रोग्राम में कभी भी दोबारा इस्तेमाल करूँ, या किसी दूसरे प्रोग्राम में अभी मुझे यूज करना हो तो मैं कर पाऊँ। तो ऐसा किया जा सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। एक बार आपने जो कोड बना दिया वो कहीं भी यूज होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया इवन ऑड चेक करने का। अब मान लीजिए आपको 2 दिन बाद किसी प्रोग्राम में इवन ऑड की फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप दोबारा थोड़ी लिखेंगे उसका कोड। आपने पहले कभी लिखा तो आप चाहते हैं उसका इस्तेमाल हो जाए, है ना? तो ऐसा किया जा सकता है और इसका बहुत फायदा होगा। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में मैंने कोई कोड बनाया और वही कोड मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो दोबारा क्यों लिखूंगा मैं? एक बार लिख लिया, अब उसको मैं दूसरे में यूज करना चाहूंगा। तो ऐसा कब हो पाता है? जब आप अपने कोड को कहाँ लिखते हैं? फंक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फंक्शन। फंक्शन का पर्पस होता है कोड रीयूजेबिलिटी। आप अपने कोड को अगर दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे सेम प्रोग्राम में दोबारा या किसी दूसरे प्रोग्राम में दोबारा, तो आपको क्या करना होगा? अपने कोड को डायरेक्ट ना लिखकर एक फंक्शन के अंदर लिखना होगा। और फंक्शन हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी देता है। कैसे देता है? वो एक सिंटैक्स होगा, वो सीखना होगा। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का काम होता है कोड रीयूजेबिलिटी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर लूप भी तो ऐसा ही करते हैं। भाई वो भी तो आपने ऐसे ही पढ़ाया था कि किसी काम को बार बार करना हो तो मैं लूप में लिख दूंगा, बार बार हो जाएगा। और आज आप यही बता रहे हैं कि मुझे काम को बार बार करना है तो फंक्शन पढ़ लो। तो दोनों एक ही बात नहीं है, अलग अलग बात है। लूप, मान लीजिए मैंने किसी काम को 5 बार करने के लिए चलाया, तो जब तक वो 5 बार करने देगा काम, आगे कोड नहीं बढ़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ लूप से? ऐसा कह सकता हूँ कि लूप एक बार आज चलना, एक बार कल चलना, एक बार किसी तीसरे प्रोग्राम में चलना, कोई सेंस ही नहीं। वो तो जब चलेगा चलकर पूरा काम खत्म करके ही आगे बढ़ने देगा प्रोग्राम के लिए। तो लूप का काम होता है बार बार एक ही जगह पर बार बार। आप अपने प्रोग्राम में एक जगह पर रुके हुए हो और वहां पर आपको बार बार काम करना है, तो लूप। आप अपने प्रोग्राम में कहीं रुक नहीं रहे हो, लेकिन किसी कोड को दोबारा इस्तेमाल करना है, तीसरी बार इस्तेमाल करना है। कब? जब मेरा मन करे तब, है ना? तो उस काम को करने के लिए लूप नहीं लगाते हैं, उस काम को करने के लिए लगाते हैं फंक्शन लगाते हैं। तो फंक्शन में आप फ्री होते हैं कि आप कहाँ पर कोड को रीयूज करेंगे, जबकि लूप में आप फ्री नहीं होते हैं। जहां पर लिखा है उसी जगह पर रहते हुए काम बार बार होता रहेगा। ठीक है, आप आगे प्रोग्राम में नहीं बढ़ सकते। दैट इज नोन एज रिपीटेशन, नॉट रीयूजेबिलिटी। तो अगर हम दो अलग अलग शब्दों को बोलें तो दो अलग अलग शब्द भी तैयार हैं। एक का नाम होता है रिपीटेशन, एक का नाम होता है रीयूजेबिलिटी। रिपीटेशन का मतलब होता है कि आगे नहीं बढ़ना है, एक ही जगह खड़े होकर काम को बार बार करना है। उसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड आता है उसे बोलते हैं रिपीटेशन। रियूजेबिलिटी जो वर्ड है इंग्लिश का, वो ये कहता है कि जो आप काम दोबारा करना चाहते हैं कहीं पर भी, कहीं पर भी कर सकते हैं, दैट इज रियूजेबिलिटी। ठीक है, तो फंक्शन का पर्पस होता है कोड रियूजेबिलिटी, लूप का पर्पस होता था कोड रिपीटेशन। ठीक है, चलो। अब फंक्शन पे जब आप काम करने जाते हैं तो फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं। फंक्शन का पर्पस समझ में आ गया? कोड रियूजेबिलिटी। फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट हमारा कहलाता है फंक्शन डेफिनिशन। फंक्शन डेफिनिशन में आप क्या करते हो, आप बताते हो कि किस कोड को रीयूज करना है, वो कोड क्या होगा जिसको आप रीयूज करना चाहते हो, वो पार्ट क्या कहलाता है, फंक्शन डेफिनिशन। तो पहले आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसमें आप ये बताते हैं कि किस कोड को आप बार बार यूज करना चाहते हैं। इवन ऑट का लॉजिक है, सिंपल इंटरेस्ट का है, लॉगिन का है, रजिस्ट्रेशन का है, अपलोडिंग का है, डाउनलोडिंग का है, जो भी है वो आप कहाँ लिखोगे, एक फंक्शन के अंदर अपना लिखोगे। और दूसरा, जब वो आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, अब आप उसे जब भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आजकल परसों किसी प्रोग्राम में, तो आप उसे पुकारेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग। अभी तक जब भी आप कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाते थे, तो वहां पर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम होता है। जो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा है वो पहले चलेगा, जो उसके बाद लिखा है फिर वो चलेगा। तो इस तरह से सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन जब इस सीक्वेंस में कोई फंक्शन आ जाता है, मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया, तो अगर ये फंक्शन की डेफिनेशन है तो ये मेमोरी में लोड हो जाती है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो। तो जब आप अपना प्रोग्राम टॉप टू बॉटम रन करा रहे होते हैं, इंटरप्रेटर रन कर रहा होता है, तो अभी तक ये था कि जो आ गया रन हो गया। लेकिन अगर वो फंक्शन डेफिनेशन हुई तो वो मेमोरी में एलोकेट हो जाता है फंक्शन, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन कब होगा, जब इस सीक्वेंस में इंटरप्रेटर को बढ़ते हुए आगे क्या मिल जाती है, फंक्शन कॉलिंग मिल जाती है। तो फंक्शन जिस ऑर्डर में डिफाइन करे जाएंगे उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जिस ऑर्डर में वो कॉल किए जाएंगे उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन को रन करने के लिए फंक्शन कॉलिंग मस्ट है। अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया लेकिन उसे कॉल नहीं करा, प्रोग्राम चलने पर फंक्शन मेमोरी में एलोकेट होगा लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर आपने फंक्शन डिफाइन करा और उसे 5 बार कॉल करा, जब जब कॉल करेंगे तब तब उसका एग्जीक्यूशन होगा और उसका इफेक्ट आउटपुट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड दिया गया, नाम भी आसान है, डेफिनेशन डेफ कीवर्ड। क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन देना है ना। तो फंक्शन डेफिनेशन देने के लिए डेफ कीवर्ड होगा। डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि फंक्शन का नाम जो रूल है वो वही है जो वेरिएबल के नाम का रूल है। फंक्शन के नाम में सिंबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है। फंक्शन का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो वो रूल जो हमने वेरिएबल के नेम के साथ देखे थे, सेम रूल अप्लाई होते हैं फंक्शन के नेम के साथ। ठीक है, तो फंक्शन का नाम, उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर लगाएंगे, पैरेंथेसिस का पेयर। और इंडेंटेड ब्लॉक में फंक्शन के स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिन स्टेटमेंट्स को आप रीयूज करना चाहते हैं उन स्टेटमेंट्स को फंक्शन के इंडेंटेड ब्लॉक में लिखेंगे। ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन को कॉल करना है, कैसे करेंगे कॉल। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का जो भी नाम आपने रखा है उस नाम को लिखेंगे और उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगा दो, तो ये हो गया फंक्शन कॉल। बहुत आसान है। फंक्शन को डिफाइन करना है तो डेफ कीवर्ड लगा होगा, जब कॉल करेंगे तो डेफ कीवर्ड नहीं लगा, फंक्शन का नाम और उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर। चलिए, एक प्रोग्राम में हम कितने फंक्शन बना सकते हैं, जितने चाहें उतने। ना बनाना चाहें तो आज तक कौन सा बना रहे थे, तो किसी प्रोग्राम में 0 से लेकर n फंक्शन तक बनाए जा सकते हैं।
आपकी मर्जी, आप चाहें तो मत बनाएं, आज तक यही हो रहा था, और आप चाहें तो जितने चाहें उतने बना। तो अगर आज तक जितना आपको पढ़ाया गया है उसको ही यूज करते हुए अगर मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत लेंदी और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारा कोड होता है जिसको कई बार मुझे इस्तेमाल करना होता है। तो जब भी करना होगा मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि रीयूज करने का कोई टॉपिक ही नहीं पड़ा अभी तक। ठीक है, तो इसीलिए जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है हमेशा अपने कोड को किसके अंदर लिखना होता है, हमें फंक्शन के अंदर। ऐसा रूल नहीं है, ऐसा हमें लगेगा कि यार फंक्शन में लिखो, वरना तो बार बार कौन लिखेगा कोड। बहुत सी लैंग्वेज ऐसी है जिनको लगता है ये तो होना ही चाहिए, प्रोग्रामर को आजादी दो ही मत बिना फंक्शन के कोड लिखने की, और उसको बोलो कि पहले दिन हेलो प्रिंट करने भी आओगे तो पहले फंक्शन बनाओ, उसके अंदर ही हेलो प्रिंट कराओ, क्योंकि बढ़िया टॉपिक है, इससे कोड अच्छा मैनेज होता है हमारा। कौन सी लैंग्वेज है जो इतना फोर्स करेगी? सी लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बिना फंक्शन बनाए पहले दिन हेलो प्रिंट भी नहीं करा सकते। जो भी कोड लिखना है फंक्शन के अंदर लिखना है। चलो, पाइथन ने कम से कम इतने दिन तो गुजार दिए कि बिना फंक्शन के आप प्रैक्टिस कर लो, इफ एल्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, लिस्ट टपल क्या होता है। अगर मैं आपको सी पढ़ा रहा होता तो पहले फंक्शन पढ़ाता, फंक्शन के अंदर ही सारी चीजें पढ़ाता। तो दो दो चीजों को ब्रेन में हमें मैनेज करके चलना पड़ता, फंक्शन भी मैनेज करके चलो और वो टॉपिक जो पढ़ रहे हो फंडामेंटल वाला वो भी लेके चलो। तो सी के क्रिएटर ये कहते हैं कि हमने सबके लिए सी बनाई कब है? हमने तो स्पेसिफिक लोगों के लिए सी बनाई है, जो ये कर पाएगा वही पढ़ेगा, हर कोई थोड़ी पढ़ेगा। बट पाइथन का क्रिएटर क्या कर रहा है, नहीं भाई हमने तो सबके लिए बनाई है, सबके लिए बनाई है तो चीजें आसान करके दी गई है, कैसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो, रूल है ही नहीं। बहुत कम रूल लगाए हैं पाइथन के अंदर। पाइथन इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सबसे कम रूल है। सी और जावा ये दो ऐसी लैंग्वेज में रूल ही रूल है। प्रोग्रामर लिखते लिखते परेशान हो जाता है, याद करते करते परेशान हो जाता है कि अब कौन सा रूल टूट गया कि एरर आ गई। ना पाइथन में एरर ना के बराबर चांस है, आपने बिल्कुल ही कुछ ध्यान नहीं रखा है तभी एरर आती है। बहरहाल, पहला फंक्शन आने जा रहे हैं डेफ। मान लीजिए फंक्शन का नाम कर दिया मैंने फ्रूट। इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं कुछ फ्रूट्स के नेम प्रिंट कराऊंगा। एप्पल, मैंगो। ठीक है, दो ही बहुत है। एक फंक्शन और बना दिया, मान लीजिए इसका नाम कर दिया कलर्स। इसके अंदर भी मैंने दो सिंपली प्रिंट करा दिए। तो हम फंक्शन इसलिए नहीं बनाते कि उसमें प्रिंट कराएं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें कोई मीनिंगफुल लॉजिक लिखा जाए। अभी तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ फंक्शन को आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कलर का नाम कर दिया मान लीजिए ब्लैक, वाइट। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो बताइए पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फ्रूट्स वाला या कलर्स वाला? देखो कोई भी नहीं होगा। हमने किसी को कॉल किया क्या? तो मैंने क्या बताया था कि फंक्शन डेफिनेशन के साथ फंक्शन एग्जीक्यूशन नहीं होता, फंक्शन को डिफाइन करने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। सोचो, अगर आपने जो कहा पाइथन ने आपकी बात मान ली होती कि पहले फ्रूट्स फंक्शन को चला दिया होता, तो दोबारा कब चलता ये? फिर तो एक ही बार चलेगा, क्योंकि पाइथन ने डिसाइड कर लिया जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में चला देंगे। नहीं भाई, जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में चला ही नहीं रहे। अब इसे कॉल करो, जितनी बार कॉल करोगे और जिस ऑर्डर में कॉल करोगे उतनी बार चलेगा। मेमोरी लोकेट हो गई, बट कोई फायदा नहीं हुआ, अननेसेसरी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मान लीजिए पहले कलर्स फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ कलर्स ही चलेगा। फिर मान लीजिए मैंने फ्रूट फंक्शन को कॉल किया, फ्रूट फंक्शन चलेगा। फिर दोबारा से कुछ करा ही नहीं, मैंने एक सिंपली प्रिंट लिख दिया इंडिया। अब मुझे फिर से जरूरत पड़ गई कलर्स की, फिर से कलर। जब भी जरूरत पड़े, जिस लाइन से जरूरत पड़े वहां से कॉल करो, जहां से मन करे वहां से करो। तो इसके बीच में अपना कोई कोड लिखा होगा आपने। तो ये सबसे छोटा और आसान सा प्रोग्राम है फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने का। फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन उस ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में फंक्शन आपने कॉल किया है, ना कि उस ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में फंक्शन आपने डिफाइन किया।
चलिए, क्या हम सेम नेम के फंक्शन को दोबारा बना सकते? मैंने कलर्स नाम के दो फंक्शन बना दिए। क्या ये एरर आएगी? आंसर इज नो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने सेम नेम के फंक्शन बना दिए हैं तो एरर नहीं आती। उस केस में फिर एग्जीक्यूशन किसका होगा? जो सबसे लेटेस्ट। तो कौन सा बाद में बनाए हैं वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ही चलेगा। तो फिर आप कह सकते हैं इसको बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो उसका आंसर ये है कि लाइन नंबर 5 पर जब कलर्स फंक्शन कॉल होगा तो उस समय तक कलर्स की जो सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है वो चलेगी। तो लाइन नंबर 5 पर जो कलर्स फंक्शन कॉल किया है उस समय तो लाइन नंबर 1 पे जो डेफिनेशन वही अपडेटेड है सबसे। तो उसके लिए इस वाली कॉल के लिए ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब लाइन नंबर 11 पे कलर फंक्शन कॉल किया गया है तो उस समय तो ये डेफिनेशन सबसे लेटेस्ट आ गई है, तो ये हमारी चलेगी। तो फिर ये बताइए यहाँ पर कलर्स फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन चलेगी? 2 वाली, 8 वाली? एरर आएगी। रूल है कि डेफिनेशन पहले होनी चाहिए, उसके बाद कॉलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलिंग कर दी, अब डेफिनेशन आपने बाद में दी है। इंटरप्रेटर सीक्वेंशियली प्रोग्राम को रीड करता है। तो जब किसी फंक्शन की कॉलिंग वाला स्टेटमेंट आया है तो उससे पहले वो फंक्शन डेफिनेशन मेमोरी में लोड हो जानी चाहिए। तो लाइन नंबर 1 पर एरर आ जाएगी। और जब अब किसी लाइन पर एरर आती है तो आगे का प्रोग्राम नहीं चलता है, भले ही वो सही लिखा हो। तो कह रहा है कलर्स नाम से डिफाइन ही नहीं, और आगे का प्रोग्राम चला ही नहीं। अभी मत कहना कि आगे का सही लिखा था, क्योंकि पाइथन में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जिस लाइन पर गलती होती है उस लाइन के बाद से प्रोग्राम नहीं चलता है, भले ही सबको सही लिखा हो। तो फंक्शन डेफिनीशन, फंक्शन कॉलिंग, पहले डेफिनीशन आती है उसके बाद कॉलिंग करते हैं। हम एक ही फंक्शन को कई बार डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चलेंगे जब कॉल करेंगे। तो जो सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन होगी कॉलिंग के टाइम पर वो हमारी एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फंक्शन का समझ में आ गया। फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी कॉलिंग हम कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा मीनिंगफुल मैं लॉजिक लिखने की कोशिश करता हूँ फंक्शन के अंदर, जिससे कि हम आगे की बातें सीखेंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया जो दो नंबर को ऐड करेगा, A = 2, B = 3। अब जैसे ही मैंने ये फंक्शन बनाया जिसमें मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अलावा और भी कोड लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि फंक्शन के अंदर हम क्या क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं प्रिंट के अलावा। तो आंसर आया कुछ भी जो आज तक आपने सीखा है। फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना सकते हो, फंक्शन के अंदर इफ एल्स लगा सकते हो, फंक्शन के अंदर लूप चला सकते हो, फंक्शन के अंदर कोई भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल बनाओ। तो कोई भी स्टेटमेंट जो आज तक आप लिखते आ रहे हो फंक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है कि फंक्शन में ये नहीं लिख सकते वो नहीं लिख सकते, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब A = 2, B = 3, फिर क्या करा मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया A+B। अब मैंने एक फंक्शन और बनाया मल्टीप्लाई। मैंने सोचा कि इसमें A और B का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब पहले मैंने ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा तो ऐड फंक्शन के अंदर ए और बी नाम के दो वेरिएबल क्रिएट होंगे और फिर उनका एडिशन प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन कंप्लीट हो गया। फिर फंक्शन कंप्लीट हो गया का मतलब ये लाइन
कंप्लीट हो गई, फंक्शन कॉलिंग वाली जो लाइन थी ये कंप्लीट हो गई। अब अगली वाली लाइन चलेगी, तो अगली लाइन पर मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हमें लगेगा कि यहाँ पर 2 3 6 रिजल्ट आएगा, लेकिन एरर आएगी। वहां तो 5 आ गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई के अंदर गए तो मल्टीप्लाई ने मना कर दिया कि हम नहीं जानते ये कौन है। तो मल्टीप्लाई ने मना कर दिया कि ये क्या है हमें नहीं पता, जबकि ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। तो अब समझते हैं पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि जब आप किसी फंक्शन के अंदर कोई भी कोड बनाते हैं, कुछ भी लिखो, फंक्शन के अंदर कोई लिस्ट बनाओ, फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाओ, फंक्शन के अंदर यूजर से जो भी आप कोड फंक्शन के अंदर लिखते हैं, वो उस फंक्शन का लोकल कोड होता है। लोकल, जैसे लोकल एसएमएस होता है, लोकल ट्रेन होती है। लोकल शब्द का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके बाहर ये चीज नहीं जाती है, तो हम बोलते हैं लोकल। तो कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनाया जाता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो ए और बी क्या हो गए, लोकल वेरिएबल ऑफ ऐड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऐड फंक्शन ही कर सकता है। इसके अलावा पूरे प्रोग्राम में अगर आप ए और बी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इनका स्कोप, इनका जो एरिया है वो सिर्फ ऐड फंक्शन का बाउंड्री है। ऐड फंक्शन के बाहर ए और बी अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या है हमारे यहाँ पर, लोकल वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल। तो ए और बी क्या है हमारे, लोकल वेरिएबल। ए एंड बी आर लोकल टू ऐड। तो अब अगर मुझे मल्टीप्लाई के लिए भी ए और बी का इस्तेमाल करना है, तो मल्टीप्लाई के अंदर उसके खुद के लोकल बनाने पड़ेंगे। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू। तो अब ये अलग ए है, मेमोरी में इसको अलग एड्रेस मिला होगा, ये अलग भी है, ये वाला ए अलग है, ये वाला ये अलग है। एनसीआर में लोकल कॉल का एरिया अलग है, दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां भी तो लोकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना लोकल है, ये मेरा लोकल है, वो आपका लोकल है, ये उनका लोकल। तो लोकल शब्द एक पर्टिकुलर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाहर चीज नहीं जाती है। जिस नाम से मेरे यहाँ पर लोकल है उसी नाम से आपके यहाँ भी लोकल हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग है। अब अगर हम चलाएंगे तो ये चलेगा, तो ये ए और बी लोकल टू। तो अब हमें एक बात यहाँ से सीखने को मिल गई कि कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया जाएगा तो उसे लोकल वेरिएबल कहेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में दो फंक्शन के अलग अलग लोकल वेरिएबल बनाने की रिक्वायरमेंट आ रही है और वो बेस सेम वैल्यू के साथ आई, जैसे यहाँ भी ए की वैल्यू 2 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 2 है, तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं, किसी एक फंक्शन के नहीं है। कहाँ लिखें, बाहर। तो वो वेरिएबल जो आप आज तक बनाते आ रहे थे, ऐसे तो बनाते थे भाई, आज आपने सिर्फ फंक्शन वर्ड ऐड कर दिया, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जिस दिन हमने वेरिएबल पहली क्लास में पढ़े थे, ऐसे ही तो पढ़े थे। तो बाय डिफॉल्ट आज तक जो आप वेरिएबल पढ़ते आ रहे हो ना, वो ग्लोबल वेरिएबल हैं, तो प्रोग्राम लेवल के वेरिएबल हैं। पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन, कोई भी स्टेटमेंट उनका यूज कर सकता है। ए और बी आर ग्लोबल, नॉट लोकल। ग्लोबल टू प्रोग्राम, नॉट ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो कब हमें लोकल वेरिएबल बनाने चाहिए और कब हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाने चाहिए, आंसर तैयार है। ऐसे वेरिएबल जो मैं चाहता हूँ पूरे प्रोग्राम में यूज हो, चाहे वो एक फंक्शन हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे फंक्शन हो या ना हो, कहीं भी यूज हो, तो हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। और ऐसे वेरिएबल जो हम चाहते हैं जो सिर्फ किसी एक फंक्शन तक ही यूज हो,
फंक्शन खत्म, वेरिएबल खत्म। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बनाएंगे, उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल बनाएंगे। तो आज तक जितने वेरिएबल आपको पढ़ाए गए वो सब ग्लोबल वेरिएबल ही थे। नाम हमने आज सुना है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ही थे। क्या होगा अगर किसी फंक्शन ने ऐसा कर दिया? तो अब इस फंक्शन के अंदर इन दो स्टेटमेंट को मैं क्या मानूं, कि ग्लोबल वाले ए और बी अपडेट हो गए या ये नए लोकल बन गए? तो ये नए लोकल माने जाएंगे, ग्लोबल वाले अपडेट नहीं माने जाएंगे। अब जब फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल का यूज करते हैं तो सबसे पहले वो फंक्शन वेरिएबल को लोकल स्कोप में चेक करता है, क्या वो वेरिएबल लोकल है। अगर वो लोकल वेरिएबल हुआ तो उसी की वैल्यू यूज होती है। अगर वो उस नाम का लोकल वेरिएबल नहीं है तब वो ग्लोबल स्कोप में चेक करेगा और उसका यूज करेगा, और ग्लोबल स्कोप में भी नहीं निकला तो एरर आ जाएगी। तो जब ऐड फंक्शन ए प्लस बी कर रहा है तो आप 5 और 6 यूज होते हुए देखेंगे, आउटपुट 11 आएगा। फंक्शन खत्म, लोकल वाले ए और बी जो ऐड के अपने थे वो खत्म, मेमोरी से डिलीट हो गए, बट ग्लोबल तो अभी भी मौजूद है। मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर ए और बी जब चलेंगे तो इनके पास अपना लोकल ए और बी तो है नहीं मल्टीप्लाई के पास, तो वो ग्लोबल वाला यूज करेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट 2 3 6 आएगा, वहां पर 11 आएगा। तो ये क्या हो गए हमारे, ए एंड बी लोकल। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो ऐड फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है वो ग्लोबल वाले को ही अपडेट कर दे, नया अपना लोकल ना बनाए, और आगे के प्रोग्राम में जब वो ग्लोबल यूज हो तो जो फंक्शन ने वैल्यू बदली है वही यूज हो? ऐसा किया जा सकता है। अगर आप यहाँ लिख देते हैं ग्लोबल कीवर्ड, पाइथन में एक होता है ए कॉमा बी, इसका मतलब है ए एंड बी। तो अब जब भी इस फंक्शन के अंदर इस लाइन के बाद ए और बी यूज होंगे तो वो ग्लोबल वाले ही माने जाएंगे, अब वो लोकल नहीं रहे। तो ये जो a = 5 है ये ग्लोबल वाला ही माना जाएगा, और a की वैल्यू 2 की जगह 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 11 तो आएगा, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट बताओ क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई b का। 6 आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अगर 6 आया तो ये ग्लोबल वाले यूज हुए, और इसने जो बदला है वो चेंज नहीं करोगे। भाई ए की वैल्यू 2 से कितनी कर दी इसने, 5, बी की वैल्यू 3 से कितनी हो गई अब, 6। तो यही तो बता रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ये वाला जो वेरिएबल है लोकल नहीं है, अब ये ग्लोबल वाले में चेंज हो जाएगा। और चेंज होने का मतलब है आगे के प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यू 5 और 6 ये वाली यूज होगी, वहां पर 30 आएगा। अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा दूं तो वो लोकल हो गया। अब ग्लोबल वाले यूज होंगे मल्टीप्लाई में, और ये करेंगे तो ये ग्लोबल वाले ही यूज हो रहे हैं ऐड के अंदर, और ये स्टेटमेंट उनको अपडेट कर रहा है।
कहीं भी करो, हर जगह क्लिक बदल गई। अब वो कोई सा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू बदल सकता है यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोग्राम में हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। प्रोग्रामर ग्लोबल के नाम पर इसको देखेगा और यूज होएगा कुछ और, तो वो भी सरप्राइज होगा कि कहाँ से वैल्यू आ गई है, क्योंकि किसी ने एक फंक्शन के अंदर ऐसा कर रखा था। तो हमें इस तरह का कोड नहीं लिखना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। दूसरे प्रोग्राम में भी जाएगी, दूसरे प्रोग्राम में जाएगी, लेकिन उसका सिंटैक्स सीखना होगा। भाई जब दूसरे प्रोग्राम में फंक्शन जाएगा तो ग्लोबल वेरिएबल भी जाएगा, कैसे जाएगा वो सीखना पड़ेगा, अभी वो हमने सिखाई नहीं। अब थोड़ा सा और मीनिंगफुल बात करते हैं। मान लीजिए मैंने दो नंबर को सम करने का फंक्शन बनाया, a = 2, b = 3, और प्रिंट कर दिया a+। अब मैंने इस ऐड फंक्शन को कॉल किया, मैंने इस ऐड फंक्शन को कॉल किया, मैंने इस ऐड फंक्शन को कॉल किया। बताओ तीनों बार जब कॉल करेंगे तो ऐड फंक्शन क्या करेगा? ए और बी का सम करेगा। अब ए और बी की वैल्यू क्या है? हर बार 2 और 3 रहेंगे, तो हर बार आउटपुट क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो जब हम ये कहते हैं कि फंक्शन का मतलब होता है कोड रियूजेबिलिटी, तो उसमें एक बात छुपी होती है कि कोड को रियूज करना है, लेकिन वो कौन सा कोड? लॉजिक वाला। लॉजिक क्या है? जोड़ना। तो मैं चाहता हूं 3 बार जब ऐड चले तो तीनों बार जोड़ने वाला लॉजिक यूज होना चाहिए, लेकिन हर बार अलग अलग ए और बी की वैल्यू के साथ चले तो और अच्छा नहीं हो जाएगा ये? अभी जितनी बार मैं कॉल करूंगा, मान लीजिए मैं इसको 5 दिन बाद एक प्रोग्राम बनाऊं और वहां से कॉल करूं, तो उस समय भी ये क्या आउटपुट देगा? 5। मैं 1 साल बाद अपने किसी प्रोग्राम से इसे कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? 5। अरे ऐसा कौन यूज करेगा फिर इसे भाई? क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो भी इसे कॉल कर रहा है वो बताएगा कि मुझे कौन से 2 नंबर ऐड करने हैं, तब तो इसका फायदा नजर आएगा, तब तो वो यूज करेगा दूसरा आदमी। वरना क्यों करेगा यूज भाई? क्योंकि वो उसके हिसाब से तो काम कर ही नहीं रहा है, वो तो जिसने बनाया उसके हिसाब से काम कर रहा है। ऐसा थोड़ा ना होता है। सोचो कोई भी बैंक का एम्प्लॉय ईएमआई कैलकुलेट करता है, तो जिसने भी वो प्रोग्राम बनाया होगा ईएमआई कैलकुलेट करने का, एक फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा होगा ईएमआई कैलकुलेट करने का। अब जिसने वो प्रोग्राम बनाया, अगर वो पहले से सब कुछ मान ले कि इतना प्रिंसिपल, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना टेन्योर, तो बैंक वाला उसका यूज करके क्या फायदा कर लेगा? हर बार सेम आउटपुट देगा वो तो। कोई भी क्या चाहेगा? मैं बताऊंगा प्रिंसिपल इतना है, मैं बताऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, अब आप बस लॉजिक को रीयूज करके बताते रहो कि कितना ईएमआई बनेगा। तो कोई भी आदमी किसी फंक्शन को तभी कॉल करना पसंद करेगा जब लॉजिक आपका, डेटा मेरा, इनपुट मेरा। ठीक है, तो इस तरह से जब होगा तब काम करेगा। ठीक है, चलिए। तो अब कैसे करें इस काम के लिए? कॉल करने वाले से क्या चाहते हो? इनपुट लेना चाहते हैं। कॉल करने वाले से इनपुट लेना चाहते हो, यूजर से नहीं लेना है। जहां से फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां से लेना है, जहां से फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां से इनपुट लेना है। तो ऐसा करने के लिए एक टॉपिक बनाया गया जिसका नाम है पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट।
ये दो टर्म क्या सिखाते हैं, किसी फंक्शन में इनपुट कैसे पहुंचेगा। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जो फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर बनाए जाते हैं। तो जितना भी इनपुट है उन सबको क्या बना दीजिए, पैरामीटर। तो ये कौन कहलाएंगे, दोनों पैरामीटर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर पैरामीटर। तो पैरामीटर्स कुछ नहीं होते, वेरिएबल्स ही होते हैं, बस उनकी लोकेशन कहाँ पर है, फंक्शन की डेफिनेशन में जो फंक्शन नेम के आगे पैरेंथेसिस होती है उसके अंदर। अब सर इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो जब आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते समय आप क्या पास करेंगे, इनकी वैल्यूज पास करेंगे। तो मैंने यहाँ वैल्यू पास कर दी, मान लीजिए 2,3। अब ये जो 2 है ये पहली पोजीशन का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू बन जाएगा, और जो 3 है वो दूसरे पोजीशन की पैरामीटर के लिए वैल्यू बन जाएगा। तो जब ये वाली कॉल होगी तो इसका मतलब है कि ऐड फंक्शन कॉल होगा, 2 पहुंचेगा बी में, 3 पहुंचेगा बी में। तो किसी फंक्शन को कॉल करते समय जो पैरामीटर्स के लिए जितने पैरामीटर्स हैं सबकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर 4 होते तो 4 वैल्यू देनी पड़ती, 2 हैं तो 2 दे रहे हैं। कम ज्यादा देने पर एरर आ जाएगी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो भी एरर आ जाएगी, और ऐसे करूंगा तो भी एरर आ जाएगी। तो जितने पैरामीटर्स हैं उतनी वैल्यू कॉल करते समय देनी चाहिए। क्या बोलूंगा, 2 and 3 आर आर्गुमेंट। तो किसी भी पैरामीटर के लिए फंक्शन को कॉल करते समय जो मैं वैल्यूज पास करता हूं उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने ऐड फंक्शन कॉल करते हुए 2 आर्गुमेंट पास करे हैं जो ए और बी नाम के पैरामीटर्स में रिसीव हो। और पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट लोकल वेरिएबल की तरह कंसीडर होते हैं, मतलब फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई तो अब जो 2 and 3 यहाँ गए थे वो डिलीट हो जाएंगे। अब ये मत समझना कि अगली वाली कॉल में अगर मैंने पास नहीं करा तो 2 और 3 यूज होंगे, नहीं, एरर आ जाएगी। क्योंकि पहली बार कॉल जो करी थी वो पूरी होते ही, कॉल पूरी होते ही वो खत्म हो गए। अब जितनी बार फंक्शन कॉल किया जाएगा 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे। 2 क्यों करने होंगे, क्योंकि 2 पैरामीटर बनाए हैं आपने। मैंने यहाँ पर 10 और 20 कर दिए, मैंने यहाँ पर 5 और 6 कर। तो जितनी बार आप फंक्शन कॉल करते हैं फंक्शन लेकर क्या पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं।
तो जब भी आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, 2 दिन बाद करें किसी दूसरे प्रोग्राम से, तो आप ऐड फंक्शन को कॉल करते समय अपने आर्गुमेंट देंगे जिनका आप एडिशन करना चाहते हैं। तो अब मैं ऐसे पढ़ूंगा कि किसी भी फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो उस फंक्शन में जो लॉजिक लगा है उस लॉजिक में जितना भी इनपुट की जरूरत होगी उतने बनाने वाले ने पैरामीटर्स बनाए होंगे और मुझे फिर उतने ही आर्गुमेंट यहाँ से पास करना। तो अब इसे ऐसे पढ़ो कि ऐड ये इन दोनों को ऐड करेगा, ये वाला ऐड इन दोनों को ऐड करेगा ना, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्गुमेंट सेम हो या अलग हो उससे क्या फर्क पड़ता है। पैरामीटर सेम नहीं हो सकते, आर्गुमेंट सेम हो सकते हैं। आप ऐसा सोचोगे कि सर इसको भी ए बना दें, एरर, डुप्लीकेट एरर आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने एक कम पास कर दिया, एरर आएगी, 1 मिसिंग। अगर मैंने ज्यादा दे दिए फिर मना कर देगा कि 3 क्यों दे दिए, 2 ही चाहिए, 2 आर्गुमेंट चाहिए, 3 आर्गुमेंट क्यों दे दिए। तो जितने पैरामीटर उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे हर बार देने पड़ेंगे। अब आर्गुमेंट पास करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये बाकी लैंग्वेजेस में नहीं पाया जाता। 3 ways ऑफ आर्गुमेंट पासिंग। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, दूसरा है कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसको जो पूछना है पहले आप हैंड रेस करेंगे, फिर आपका मैं अनम्यूट करूंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बाय डिफॉल्ट मैंने सबको म्यूट मोड पे लगा रखा है। हाँ बताइए वंशिका, अनम्यूट कीजिए अब पूछ पाएंगे आप। सर मुझे पूछना था कि जैसे कि आपने बोला कि हम ना आर्ग्यूमेंट के टाइम पर ही पैरामीटर्स जो है पास कर सकते हैं, तो मुझे पूछना था कि लाइक जब हम आउटपुट देंगे उस टाइम पर भी तो हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं ना, वो कैसे करेंगे? सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ आप ऑडिबल हैं बट क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप क्या पूछना चाहते हैं कि सर आपने। लाइक आपने पहले वाला क्वेश्चन था ना, जैसे आपने ऐड टू, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आपने पास किए हुए हैं 2 और 3। ठीक तो है। मुझे पूछना था कि जैसे कि अभी हम आउटपुट के लिए, आउटपुट जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो उस टाइम पर भी तो हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं ना, या फिर एरर देगा? कहाँ पर करना है मुझे लाइन नंबर के साथ बताइए, इस प्रोग्राम में किस लाइन पर मैं क्या 8, करता हूँ। 8, जैसे कि हमने 8 वाला है, हाँ हमें हाँ 8 वाले को यहाँ पर हमने ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ना देके जो आउटपुट वाला पेज है वहां पर अगर दें तो ऐसा भी हो सकता है? हाँ हाँ आप यूजर से इनपुट लेके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पर आई वेरिएबल में यूजर से इनपुट ला के जो कोड होता है, और जे वेरिएबल में आप इनपुट लाइए, और फिर आप यहाँ पर आई और जे पास ऐसे कर दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आप आउट अच्छा। स्क्रीन जो होती है वहां से यूजर से इनपुट ले लो पहले, जिन 2 नंबर को ऐड कराना है, फिर आप उन 2 नंबर को जिन वेरिएबल्स में रख रहे हैं उनको आप एज आर्गुमेंट पास कर सकते तो वो फिक्स नहीं होगा, हम किसी को भी प्रिंट करा सकते हैं, हैं। हाँ राइट? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर।
चलिए, तो ये हो गया हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। लास्ट वन इज पोजिशनल और कीवर्ड। अब इन तीनों तरीकों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम जो अपने आर्गुमेंट पास करते हैं, तो हमें उतने ही आर्गुमेंट पास करने होते हैं जितने पैरामीटर्स मैंने बनाए हैं। ये कैसे पता चलता है कि कौन सा आर्गुमेंट किस पैरामीटर के लिए असाइन होगा? मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ लिखा मैंने 10। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये ए के लिए आर्गुमेंट है या बी के लिए आर्गुमेंट है? पोजीशन का यूज करके। आपका ये कौन सी पोजीशन का आर्गुमेंट है? हमने कहा पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है, तो पहली पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगा। ये दूसरी पोजीशन का आर्गुमेंट है, दूसरे पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया है वो कौन सा वाला था? पोजीशनल ही था। ठीक है, यानी कि जब आप इस तरह से आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो पोजीशनल आर्गुमेंट ही होते थे। जिस पोजीशन का आर्गुमेंट है उसी पोजीशन के पैरामीटर को मिलता है। तो कोई नई बात नहीं है, बस एक नया नाम है। इससे पहले जो हमने करा था वही है, सिर्फ उसी का एक नाम रख दिया है। अब जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो पाइथन में दूसरा तरीका है कि जिस पैरामीटर के लिए आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसका नाम यूज करके पास कर सकते हैं कि ए पैरामीटर को 5 मिलना चाहिए और बी पैरामीटर को 10 मिलना चाहिए। इससे क्लियरिटी बेटर हो जाती है कि कौन सा आर्गुमेंट किस पैरामीटर के लिए जा रहा है। इस तरह से पास किए गए आर्गुमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ कीवर्ड का मतलब पाइथन वाले कीवर्ड नहीं है, ये फाइल फॉर वाइल जो हम पढ़ते थे। यहाँ कीवर्ड का मतलब पैरामीटर का नाम होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका एक और फायदा है कि ऑर्डर आप भूल जाओ, ऑर्डर का अब मैटर नहीं करना है। तो मैंने लिख दिया बी को 10 मिले और ए को 5 मिले। अब बी चाहे किसी भी पोजीशन का पैरामीटर हो उसके लिए 10 ही मिलेगा, ए चाहे कहीं भी हो उसको 10 ही मिलेगा, सॉरी 5 ही मिलेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा मत क्या देना कि बी की दो वैल्यू है, बी की दो वैल्यू कैसे हो सकती है? एक ही तो होगी। और यहाँ पर ये बात सोचना भी गलत है, यहाँ पर ये बात सोचना भी गलत है कि जो अपडेटेड वैल्यू है वो आएगी, एरर आएगी कि आपने दो बार क्यों लिख दिया।
आर्गुमेंट रिपीटेड। तो कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमारी क्या आ जाएगी, एरर। एक रूल और ध्यान रखना है, क्या, कि अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते समय दोनों को मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे दो आर्गुमेंट देने हैं तो दोनों को दोनों पोजिशनल आर्गुमेंट ही देने होंगे, या दोनों के दोनों कीवर्ड ही देने होंगे। आप दोनों को मिला भी सकते हो, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके यूज करोगे तो फिर रूल आता है कि पहले पोजिशनल आर्गुमेंट जाएगा, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट जाएगा। तो लिखा मैंने 5, b = 10, यानी कि ये किसको मिलेगा, ए के लिए, और फिर ये किसके लिए हो गया, बी के लिए। लेकिन आप सोचेंगे नहीं सर, ऐसे भी तो एक ही बात है, ए को ये हो जाए बी को ये पहुंच जाए, भाई सेकंड पोजीशन का है, सेकंड पोजीशन में मिलेगा। हमने कहा आपका सोचना सही है, बट रूल ब्रेक हो गया। रूल क्या कहता है कि दोनों जब एक साथ यूज होते हैं तो पहले जितने भी पोजीशनल देने हैं वो दे, उसके बाद जितने चाहे उतने कीवर्ड दे सकते हैं। अभी क्या है, एरर आनी चाहिए। एक तीसरा आर्गुमेंट इससे पहले वाले में मैंने लिखा था प्रोग्राम में, मुझे लग रहा है छोटी सी गलती मुझसे हो गई। तीसरा वाला जो आर्गुमेंट, उसे पोजिशनल और कीवर्ड नहीं कहते, उसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। सही कर लो उसे। जो मैंने तीन तरह के लिखाए थे उसमें दो तो मेरे हो गए, तीसरे वाले का नाम मैंने गलत लिख दिया था, सही कर लो उसे। तीसरे वाले का नाम था डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब देखो, अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूं और कोई आर्गुमेंट ना दूं, फिर क्या होगा। मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, मुझे दो आर्गुमेंट देने चाहिए क्योंकि दो पैरामीटर हैं, बट मैंने नहीं दिया, फिर क्या होगा। तो अभी मैंने लिखा नहीं है, यूज नहीं करा कहीं, तो अभी एरर आएगी। कह रहा है दो चाहिए। तो पाइथन में कॉन्सेप्ट आया कि जिस समय आप पैरामीटर बनाते हैं उसी समय आप उनको डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैंने ए को 1 दे दिया और बी को 2 दे दिया। तो अगर आप कॉल करते समय आर्गुमेंट देते हैं आइदर पोजिशनल और कीवर्ड, तो आपके वाले माने जाएंगे, और अगर आपने नहीं दिए तो जो हमने डिफॉल्ट बता रखे हैं वो माने जाएंगे। तो इस वाली कॉल के लिए अब एरर नहीं आएगी। अब जो हमने बता रखे थे वो यूज होंगे। तो हमारे वाले तब यूज होते हैं जब कॉल करने वाले ने नहीं दिए। ठीक है, देखो 1 और 2 के हिसाब से आगे का कोड चल। अच्छा, कॉल करने वाले ने कोई एक दे दिया तो जो दिया है उसकी वैल्यू वही मानी जाएगी, और जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, फिर डिफॉल्ट। तो बताओ इस बार a+b का आंसर क्या आना चाहिए इस कॉल के लिए। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ b को पास करना है, a का डिफॉल्ट चाहिए, कैसे करूं, ऐसे कर दूं, एरर आ जाएगी। क्या लिखना होगा, कीवर्ड आर्गुमेंट बनाकर कि b की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब a को तो आप पास ही नहीं कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या उठा लेगा, वो डिफॉल्ट वाली। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का फंक्शन से रिगार्डिंग? आसान है, फंक्शन क्या है, क्यों बनाया गया, फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फिर उसके बाद पैरामीटर्स, आर्गुमेंट। चलो अब इस बात का ध्यान रखना कि जब आप अपना फंक्शन बनाएंगे तो अपने फंक्शन में आप ये लिमिट नहीं लगा पाएंगे कि जो ए और बी में वैल्यूज आएंगी और बी में जो आर्गुमेंट्स आएंगे वो कौन होंगे। कॉल करने वाले ने अगर उनको इंटीजर दे दिया तो मना नहीं है, कॉल करने वाले ने अगर उनको फ्लोट दे दिया तो भी मना नहीं है, कॉल करने वाले ने अगर उनको स्ट्रिंग दे दिया तो मना कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। क्योंकि जब आप पैरामीटर बनाते हो तो ये थोड़ी बताते हो कि वो इंटीजर वैल्यू ही रिसीव करेगा या फ्लोट रिसीव करेगा, ऐसा टॉपिक पाइथन में नहीं होता। सी और जावा में ये व्यवस्था करी गई है कि जब आप पैरामीटर बनाएंगे तो वहां पर आप ये बताते हैं कि पैरामीटर में जो आर्गुमेंट आएगा वो कौन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कि स्ट्रिंग हो सकता है। पाइथन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पाइथन में कॉल करने वाले की मर्जी, वो कोई भी आर्गुमेंट किसी भी टाइप का दे सकता है। तो अब जिसने कॉल करा उसने जो आर्गुमेंट दिए, अगर वो लॉजिक उस टाइप के आर्गुमेंट पे चल पाया तब तो आउटपुट आ जाएगा, और अगर नहीं चल पाया तो एरर आ जाएगी। जैसे मैंने ये दे दिया, अब बैठे रहना, क्योंकि ये एरर आ जाएगी क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग पर प्लस नहीं चलता, बाकी पर चल जाएगा। देखो यहाँ पर 10 और 20 30 हो गया, 1.2 और 3.3 4.5 हो गए, हाई और लो कॉन्कैट हो गए। लेकिन जैसे ही एक इंटीजर एक स्ट्रिंग में प्लस चला, एरर आ गया। इसके लिए कोई व्यवस्था पाइथन में नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना है, आप पाइथन को छोड़ दो और ऐसी लैंग्वेज पकड़ लो जिसमें यहाँ पर हम कुछ चेक लगा सकते हैं। ठीक है। प्लस इंट और फ्लोट दोनों के साथ तो चले गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। क्योंकि प्लस को दो नंबर चाहिए, चाहे दोनों इंटीजर हो चाहे दोनों फ्लोट हो, चाहे एक इंटीजर एक फ्लोट हो, उसमें कोई इशू नहीं है। 5 टाइप्स ऑफ पैरामीटर, 3 तरह से आर्गुमेंट पास करे हमने, 5 तरह के पैरामीटर बना सकते हैं। 5 वे हैं पैरामीटर बनाने के। कौन कौन से 5 तरीके हैं वो देखो। पोजिशनल ओनली, कीवर्ड ओनली, पोजिशनल और कीवर्ड, आर्बिट्रेरी, पोजिशनल ओनली, आर्बिट्रेरी, कीवर्ड ओनली।
मान लीजिए एक फंक्शन बनाया गया शो नाम से, और इसमें मैंने दो पैरामीटर बनाए, कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस ए और बी को मैंने प्रिंट करा दिया। तो कॉल करने वाला ऐसे कर सकता है, पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर सकता है, और कॉल करने वाला चाहे तो कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर सकता है। दोनों तरह से वो फ्री है। मैं लिमिटेशन लगाना चाहता हूँ किस बात की, कॉल करने वाला सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट ही दे पाए ए और बी के लिए। कॉल करने वाला अगर कीवर्ड आर्गुमेंट देना चाहे ए और बी के लिए तो ना दे पाए, एरर आ जाए। मैं चाहता हूं इस लाइन में एरर आ जाए। अगर किसी को शो फंक्शन कॉल करना है और आर्गुमेंट पास करने ए और बी के लिए, तो ऐसे ही करो, नाम लेकर नहीं करो। कैसे लगाएं रोक टोक? बाय डिफॉल्ट तो ये फीचर है। तो उस रोक टोक को लगाने के लिए हम ए और बी जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसा डिफाइन करेंगे? पोजिशनल ओनली। तो अगर पैरामीटर्स को पोजिशनल ओनली बना दिया जाए तो कॉल करने वाले को ये एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अब वो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट ही दे पाएगा, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं दे पाएगा। कैसे लगाओगे? तो जिन पैरामीटर्स के लिए आप पोजिशनल ओनली बनाना चाहते हैं, उन पैरामीटर्स उन पैरामीटर्स के बाद या उनके पहले कॉमा लगाइए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए? स्लैश। बाद में लगाना है। और ये स्लैश कौन सा वाला चलेगा? फॉरवर्ड स्लैश, बैक नहीं, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये फॉरवर्ड स्लैश इस बात की पहचान है कि इसके पहले जितने भी पैरामीटर्स हैं वो पोजिशनल ओनली हैं। इसका मतलब उनको वैल्यू पोजिशनल आर्गुमेंट से ही मिलेगी। अगर कॉल करने वाले ने इन्हें कीवर्ड आर्गुमेंट से वैल्यू दी तो एरर आ जाएगी। तो इसको हटा दूंगा तो ये सही है। और अगर मैं कॉमा लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं तो देखो ऊपर वाला सही है, लेकिन दूसरा वाले में एरर आ गई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एरर। पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स का मतलब हो गया कॉल करने वाला सिर्फ पोजीशन से ही आर्गुमेंट पास करेगा, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं दे सकता। और फिर इसका उल्टा करना हो तो, कि कॉल करने वाला हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट ही दे, पोजीशनल ना दे पाए। क्या मतलब है आपका? देखो कुछ इस तरह से कि अभी क्या है, अभी तो ये दोनों चल रहा है। मैं चाहता हूं कॉल करने वाला ऐसे कॉल करे तो चल जाएगी, लेकिन ऐसे करे तो मना कर दो कि भी ऐसा नहीं कर सकते, कीवर्ड आर्गुमेंट से ही वैल्यू दो इनको, पोजीशन से नहीं दे सकते। तो क्या करना है? उन पैरामीटर जिनको कीवर्ड ओनली बनाना चाहते हो उनके पहले कॉमा लगाकर एस्ट्रिक लगाएंगे। तो एस्ट्रिक के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सब कीवर्ड ओनली हो। मतलब कॉल करने वाले की मजबूरी है कि जब वो इनको वैल्यू पास करेगा तो सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट से ही पास कर सकता है। अगर पोजिशनल आर्गुमेंट से पास करा तो एरर आ जाएगी। तो ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरर आएगी। तो वो चल गया, लेकिन बाद वाले में एरर आ रहा है।
और अगर हम चाहते हैं कि भाई कॉल करने वाला कैसे भी वैल्यू पास करे, चाहे कीवर्ड से दे चाहे पोजीशन से, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट दोनों ही चलते हैं। जब हम कुछ नहीं बताते पैरामीटर के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा है? पोजीशनल और कीवर्ड। चाहे तो ए और बी को पोजीशन से दे दो, चाहे कीवर्ड से दे दो। तो ये तो सर होता ही, हमने कहा ये तो होता ही है, कुछ नया है ही नहीं पढ़ने को, बस एक नाम दे दिया है कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स दोनों तरह से आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं, पोजिशनल भी और कीवर्ड भी। उसके लिए कुछ सीखना ही नहीं, ये तो हम बाय डिफॉल्ट जानते हैं। तीन पूरे हो गए। पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स जो सिर्फ पोजिशन आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, कीवर्ड ओनली पैरामीटर जो सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, कीवर्ड और पोजिशनल जो दोनों में से कोई भी रिसीव कर सकते। अच्छा ये बताओ, अगर कॉल करने वाला ये बोले कि मैं 3 आर्गुमेंट पास करूंगा, तो क्या वो कर पाएगा? पैरामीटर कितने बनाए हैं आपने? 2। तो आप कॉल करते समय कितने आर्गुमेंट दे सकते हैं? सब 3 और 2 ही दे सकते हैं, 3 दे ही नहीं सकते, एरर आ जाएगी। तो अगर मैं 3 को रिसीव करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? 3 बनाने होंगे। अच्छा, अब अगर मान लो ये 2 कर दे तो फिर एरर आ जाएगी। तो कॉल करने वाला ये कह रहा है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कितने आर्गुमेंट मैं दूंगा। मैं चाहूं तो 1 आर्गुमेंट दूं, मैं चाहूं तो 10 दूं, मैं चाहूं तो ना दूं। आप ऐसा फंक्शन बना लो जो मेरे आर्गुमेंट रिसीव करेगा, चाहे कितने भी। ऐसे कैसे हो जाएगी? गिनती तो बतानी पड़ेगी ना, तभी तो उतने पैरामीटर लगेंगे बनाने वाले के। तो यहाँ पर पाइथन ने बताया कि किसी भी पैरामीटर के प्रीफिक्स में शुरुआत में एस्ट्रिक सिंबल लगा देना है, कॉमन ही लगाना है। प्रीफिक्स में एस्ट्रिक सिंबल लगा देना है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर। आर्बिट्रेरी का मतलब स्वेच्छा से, कॉल करने वाला अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर सकता है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया 0 से लेकर n। तो कॉल करने वाला अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 आर्गुमेंट दे रहा है, तो ये पांचों के पांचों इस ए में जाकर रिसीव होंगे। कॉल करने वाला अगर सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट दे रहा है, तो इस बार ये 2 ही इस ए में जाएंगे। कॉल करने वाला कुछ नहीं दे रहा है तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो सर कॉल करने वाला अब आजाद हो गया, वो 0 से लेकर n आर्गुमेंट दे सकता है, लेकिन वो सारे के सारे जो होने चाहिए सिर्फ कैसे होने चाहिए हमारे। तो अब ये बताओ कि सर ये मान लो 5 दिए मैंने, तो पांचों के पांचों में पहुंच कैसे जाएंगे? टपल बनकर। तो इंटरनली जो हमारा आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर होगा वो टपल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हर बार क्या बनी? एक टपल। तो जितने भी आर्गुमेंट दिए गए थे कॉल करते समय, उनको एक टपल में रखा गया और वो टपल मिली एक हो जाकर। टपल 0 एलिमेंट की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार कॉल किया जा रहा है फंक्शन, उतनी बार एक टपल बनकर हमारा सारे आर्गुमेंट पास हो। नहीं, अब टपल से आप इंडेक्स लगाकर निकालोगे, सारे आर्गुमेंट अलग अलग निकालने हैं तो, या लूप लगाकर निकालोगे। टपल में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है वो सब आप एक के साथ लगा सकते हैं, अलग अलग वैल्यू काम करने के लिए।
अच्छा, अगर मुझे सेम टॉपिक यूज करना है, लेकिन मैं जितने चाहूं उतने पोजिशनल आर्गुमेंट की जगह कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं यहां पर लिखना चाहूं, मैं यहां पर लिखना चाहूं A=10, B=20, हमने कहा नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। क्योंकि आप जितने चाहें उतने से क्या पास करते हैं? पोजीशन। और जो ये टपल इंटरनली आप बता रहे हैं बन रही है, वो टपल कब तक एग्जिस्ट करेगी प्रोग्राम में? शो फंक्शन के अंदर। क्योंकि शो फंक्शन में ही तो ए नाम का आपने पैरामीटर बनाया है, ये पैरामीटर ही तो टपल बन गया है। तो शो फंक्शन के अंदर ही उस टपल का इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाहर वो टपल कहीं यूज नहीं हो। ठीक है? तो अब मैं चाहता हूं कि कॉल करने वाला सब कुछ यही, लेकिन जितने चाहें उतने पोजिशनल की जगह कीवर्ड आर्गुमेंट दे पाए। तो क्या कर दो, यहाँ पर डबल एस्पेक्ट का नोटेशन लगा। डबल नोटेशन मतलब है ए इज आर्बिट्रेरी कीवर्ड पैरन। अब कॉल करने वाला जितने चाहे उतने कीवर्ड आर्गुमेंट देगा। तो सर कीवर्ड जो बनाएगा वो किस नाम से बनाएगा? किसी भी नाम से बना सकते। मान लीजिए लिख दिया आपने I=10, J=20। अगली बार बना दिया आपने, मान लीजिए P=5, Q=6, R=7। तीसरी बार में आपने कुछ पास ही नहीं करा। तो जितने भी ये कीवर्ड आर्गुमेंट हैं, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? एक। जितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट है सब कहाँ मिलेंगे? हमारे एक। कैसे? इस बार क्या बन के जाएंगे? डिक्शनरी। तो ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये पहले एक डिक्शनरी में रखे जाएंगे, और वो डिक्शनरी ए को मिलेगी। जब ये शो फंक्शन कॉल होगा तो फिर से एक डिक्शनरी बनेगी, जिसमें तीनों के तीनों कीवर्ड आर्गुमेंट रखे जाएंगे, और वो डिक्शनरी इस ए को मिलेगी। प्रीति बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर ये क्वेश्चन था, ये जो आर्बिट्रेरी हम को यूज कर रहे हैं, तो ये बस हमें शो करने के लिए ही यूज कर सकते हैं या फिर कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं? क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए तो हमें अलग अलग वेरिएबल चाहिए होगा ना। तो ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? जैसे मैंने इससे पहले वाले बताया, टपल बनेगी वो। तो टपल के अंदर इंडेक्स तो होते ही हैं, तो जितनी वैल्यू उस टपल में आई है उसके एक एक इंडेक्स पे जाकर एक एक वैल्यू अलग निकाल कर ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके ओके। है ना? और सेम डिक्शनरी, डिक्शनरी जब मैंने कल पढ़ाई थी, तो डिक्शनरी से आप क्या कर सकते हैं? की का यूज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। वैभव बताइए। सर वो तो ठीक है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल वेरिएबल्स इनपुट करा सकते हैं हम एक ही फंक्शन में? क्वेश्चन नहीं आया समझ, मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये 100 के अंदर आपने अभी ए वेरिएबल लिया है कि एक ही टपल बन रही है, ए के अंदर स्टोर हो रही है। मैं चाह रहा हूँ ए के अंदर भी स्टोर हो एक वेरिएबल और एक स्टोर हो बी के अंदर। एक, मान लीजिए एक ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि जब कॉल करेंगे तो मैं लिखा यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो ये क्या होगा? ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ चली जाएंगी हमारी? इसके पास एक टपल में चली जाएंगी। तो बी के पास तो कुछ गया ही नहीं हमारा, देखो बी में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि बी की वैल्यू ये जाएगी। तो ये बी में चला जाएगा, बाकी सब जो बच गए ये हमारा इस ए के अंदर चला। तो आप अपना जो आर्बिट्रेरी पैरामीटर यूज करते हैं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अपने अदर पैरामीटर भी दे सकते हैं, लेकिन उनको जब
कॉल करते समय वैल्यू पास करेंगे तो स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा ऐसे। चलिए आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है आप ये बता दोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐड फंक्शन में दो पैरामीटर मैंने सिंपली बनाए, इन दोनों का सम करके सी में रख लिया। अब मैंने इसको यहाँ प्रिंट करा लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड फंक्शन को कॉल करना है। मैंने यहाँ पर 10 और 20 पास करा। आर्बिट्रेरी वाले दोनों ही कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं, जहां पर कॉल करने वाला बहुत सारे आर्गुमेंट पास करना चाहता है, जहां पर कॉल करने वाला नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज्यादा पास करना चाहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नाम पास कर दो। अब मुझे पहले से कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। मान लीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, एक में 50 स्टूडेंट हैं। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो इन तीनों क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम एज आर्गुमेंट रिसीव करे। तो अब आप फंक्शन बनाते समय कितने पैरामीटर बनाएंगे, क्योंकि वो तीनों क्लास पे तो काम कर नहीं पाएगा, एक में 10 है, एक में 20 है, एक में 50 है। अब कोई एक और क्लास चौथी हो सकती है, उसमें कोई और स्टूडेंट हो सकते हैं, मुझे खुद नहीं पता कितने होंगे। तो मैं क्या बनाऊंगा, आर्बिट्रेरी पैरामीटर बना दूंगा, जो भी इसे कॉल करेगा वो जितने चाहे उतने आर्गुमेंट दे सकते। ऐसी सिचुएशन के लिए हम ये यूज करते हैं जब कॉल करने वाला ना जानता हो कि कितने आर्गुमेंट मैं दे सकता हूं, बट रिसीव करने वाला फिर भी तैयार बैठा है कि आप कितने भी करो मैं रिसीव कर लूंगा। तो वहां पर आर्बिट्रेरी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। चलिए वापस आओ जहां मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने ऐड फंक्शन बनाया, सी एक लोकल वेरिएबल जिसमें a प्लस बी कर दिया और सी को वहां प्रिंट कर दिया, कोई समस्या नहीं है। अब ऐड फंक्शन कॉल होने के बाद लाइन नंबर 6 पर अगर मैं सी का इस्तेमाल करता हूं तो ये बताओ क्या प्रिंट होगा। दो आंसर हैं, तीसरा नहीं होगा कोई, या तो 30 आएगा या एरर आएगी। क्या लगता है आपको, एरर या 30? लाइन नंबर 6 पर, लाइन नंबर 3 का तो मुझे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइन नंबर 6 की बात करना है। एरर आएगा। अब वजह बता दो क्यों आएगी। कॉल तो पहले ही कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल, सही जवाब है कि सी एक लोकल वेरिएबल है जिसका यूज सिर्फ ऐड फंक्शन ही कर सकता है, ऐड के बाहर नहीं हो सकता, इसलिए एरर आएगी। सही जवाब दिया, क्योंकि कोई भी लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन में यूज होता है जिस फंक्शन में वो बनाया गया है। मुझे लाइन नंबर 6 पर अगर जो रिजल्ट बना है उसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे यूज होगी, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप उस वैल्यू को लिखते हैं जिसको आप फंक्शन के बाहर रिटर्न करना चाहते हैं। कहां पर, जहां से फंक्शन कॉल हुआ, तो मैंने रिटर्न। अब ये फंक्शन जिस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू कहां पर मिलेगी, जहां से फंक्शन कॉल किया गया है। कॉल करने वाले को लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में सी की वैल्यू रिसीव करनी है। अब वेरिएबल का नाम आप कोई और लगा सकते हो, मान लीजिए मैंने आर लगा दी, आर फॉर रिजल्ट। इसका मतलब है कि आर वेरिएबल में क्या आएगा, जो इस फंक्शन ने रिटर्न में लिखा होगा वो वैल्यू आर के अंदर आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली आप देखो जो सी था वही आर में आ गया और वही तो मैं यूज कर रहा हूं। तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कैसे यूज कर सकते हैं,
क्योंकि वो तो लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर जाएगा ही नहीं। तो इकलौता आंसर है रिटर्न करा, कि हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू को फंक्शन के अंदर यूज कर रहे थे अगर उसको फंक्शन के बाहर भी यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करा सकते। जहां से फंक्शन कॉल किया गया है वहां पर आपको उस वैल्यू को उसी समय रिसीव करना होगा। ऐसा नहीं है कि लाइन नंबर 6 पे कॉल कर दिया फिर लाइन नंबर 10 पे याद आई वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, तो आपको अब मौका नहीं है, जिस समय कॉल किया उसी समय वैल्यू रिटर्न होती है, उसी समय रिसीव करनी है, बाद में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाद में फिर कॉल करोगे तो उस समय की वैल्यू रिटर्न जो हो रही होगी वो रिसीव होगी। अब जैसे मैंने चलो, अब जो इन्होंने कहा उसकी बात देखो। इन्होंने कहा कि अगर मैं रिटर्न ना लगाऊं तो आर में कौन आएगा, आर वेरिएबल में कौन आएगा बताओ, किस में असाइन करना है बताओ। नहीं, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में कुछ रिसीव होता है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा होगा वो रिसीव होगा। क्या इस बार फंक्शन से वो रिटर्न नहीं होगा, लेकिन कॉल करने वाला तैयार कर रहा है कि कोई वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। तो जब आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं बट कॉल करने वाला इस इंतजार में है कि कुछ रिटर्न होकर मुझे मिलेगा, तो पाइथन अपनी तरफ से रिटर्न नन कर देता है। तो अभी आप देखना कि वहां प्रिंट सी हो गया, उसके बाद आर में नन वैल्यू रिटर्न होकर आएगी और जब प्रिंट आर होगा तो नन प्रिंट हो जाएगा। तो हर फंक्शन रिटर्न तभी करता है जब रिटर्न स्टेटमेंट लगाओ, जो वहां प्रिंट होता है वो रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, चलो इस पर थोड़ा सा मैं और अभी प्रैक्टिस कराता हूँ, एक ही प्रोग्राम में प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए इस बार फंक्शन का नाम मैंने अर्थमेटिक रख लिया, सी में ए प्लस बी कर दिया, डी में ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, ई में मैंने कर दिया ए डिवाइड बी। अब मैं प्रिंट करा ही नहीं रहा, मैंने सोचा जो कॉल करेगा इस फंक्शन को उसको मैं तीनों रिजल्ट रिटर्न करूंगा। तो बताओ क्या लिखूं, रिटर्न सी, फिर उसके बाद रिटर्न डी, उसके बाद रिटर्न ई। जरा चेक करके बताना जब मैं ऐसा कर रहा हूं आर में कौन सा रिजल्ट आया, बताओ कौन सा वाला आया, पहला वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक फंक्शन से अगर एक से ज्यादा रिटर्न लगाते हैं तो सिर्फ पहला वाला रिटर्न ही चलता है, उसके बाद फंक्शन बंद हो जाता है, आगे के रिटर्न चलेंगे ही नहीं। तो क्या मैं एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता फंक्शन से, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जितनी वैल्यू रिटर्न करानी है उनको एक कलेक्शन में रखना हो, लिस्ट बना के, टपल बना के, डिक्शनरी बना के, सेट बना के रिटर्न कर। तो पहला वाला रिटर्न सी है, दूसरा वाला 20 है, इनका मल्टीप्लीकेशन, तीसरा वाला डिवीजन। ना लिस्ट बनाओ, टपल बनाओ, सेट बनाओ, कुछ भी बना सकते। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के रिजल्ट को फंक्शन के बाहर रिटर्न करके हम यूज कर सकते हैं। अगर एक वैल्यू रिटर्न करनी है तो सिंपल रिटर्न वो वैल्यू कर दो, एक से ज्यादा करनी है तो लिस्ट बना लो, टपल बना लो, सेट बना लो, वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इससे पहले वाला समझ में आया। लोकल वेरिएबल समझ में आता है क्या है, लोकल वेरिएबल का यूज कहाँ हो सकता है,
मुझे उस फंक्शन के बाहर लोकल वेरिएबल यूज करना है तो कैसे करें? उसके लिए रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया गया कि फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल है, अब मैं उसे यूज करना चाहता हूँ फंक्शन के बाहर, तो क्या करो, जब फंक्शन कॉल किया जाए तो उस लोकल वेरिएबल को रिटर्न करा दो। तो जब रिटर्न कराएंगे तो वो कहाँ मिलेगा? जहां से फंक्शन कॉल किया गया था वहां मिलेगा। अब वहां पर आपको क्या करना होगा, जो रिटर्न हो रहा है वैल्यू उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू जो लोकल वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर 3 लोकल वेरिएबल है सी डी ई, इन तीनों को रिटर्न करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इन तीनों को पहले एक लिस्ट में रखा और लिस्ट को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अगर हम फंक्शन के बाहर यूज कराना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगाना होता है। तो अगर फंक्शन जहां बनाए वहां पर ही डेटा प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो, रिटर्न कराना नहीं कराना है वो आपको डिसाइड करना होगा। नहीं कराओगे तो भी सही है, कराओगे तो भी सही है। फर्क कहाँ पड़ा कि फंक्शन के बाहर क्या रिजल्ट का यूज कभी और करना है? अभी चलो आपने प्रिंट करा दिया, क्या फंक्शन के बाहर भी इस रिजल्ट का कभी यूज होगा? अगर नहीं होगा तो रिटर्न की जरूरत ही नहीं है। और अगर फंक्शन के बाहर भी रिजल्ट का यूज होगा जो बना है फंक्शन के अंदर, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट से उसे रिटर्न कराना पड़ेगा। चलिए, रिकॉर्डिंग को लास्ट का जो 15 मिनट तक घर जाके 4 बार देखना। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आसान टॉपिक है, समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए।